Today we are going to start with the first chapter of EVS, that is Biodiversity Part 1. इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे बायोडाइवर्सिटी क्या होती है और उसकी क्या वैल्यू है, व्हाट इज इट्स इम्पोर्टेंस और उसकी कंजर्वेशन, ये सब कुछ चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे। अब हम कभी भी किसी गार्डन में जाते हैं या किसी एग्रीकल्चरल लैंड पे जाते हैं, देन वी कॉमनली सी के वहां पर जो है बहुत तरह के प्लांट्स वगैरह हमें दिखाई देते हैं, विच वी कैन सी विद अवर नेकेड आईज, मतलब बिना माइक्रोस्कोप के हम उनको देख सकते हैं। ऐसे ही हम सॉइल सैंपल को देख सकते हैं जगह जगह पे, और उसमें अगर हम उन्हें माइक्रोस्कोप के नीचे देखें देन विल फाइंड कि वहां पर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं। तो जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हमें एक इकोसिस्टम में दिखाई देते हैं, दे आर कॉल्ड एज बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब होता है वेरिएशन, डिफरेंसेस, और बायोलॉजिकल मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज वेरिएशन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये जो बायोडाइवर्सिटी टर्म है दैट वाज गिवन बाय वॉल्टर जी रोजन। आपको एक तो बायोडाइवर्सिटी का मीनिंग करना है फॉर योर एग्जाम्स, एंड देन वॉल्टर जी रोजन की ये टर्म किसने दी थी। ही कॉइन्ड दिस टर्म इन 1986 और इस टर्म को ईओ विल्सन ने भी यूज किया इन 1994। और फिर ये बायोडाइवर्सिटी टर्म इतनी पॉपुलर हो गई कि आज भी इसे वर्ल्ड ओवर साइंटिस्ट, पॉलिसी मेकर्स और इवन आम लोग इसे यूज करते हैं फॉर टॉकिंग अबाउट द प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब बायोडाइवर्सिटी की जो है नॉलेज अवेयरनेस के कारण देयर आर डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस वर्ल्ड ओवर। ऐसे यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस हुई थी इन्वायरमेंट पे, दैट वाज हेल्ड एट स्टॉकहोल्म इन जून 1972। और इसी तरह 1992 में भी कॉन्फ्रेंस हुई थी यूएन की एट रियो डी जेनेरियो। इनका पर्पस भी क्या था, इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, क्योंकि हम सब जानते हैं कि डेवलपमेंट की वजह से इन्वायरमेंट के ऊपर कुछ ना कुछ बुरा इफेक्ट पड़ता है। और जनवरी 2000 में 170 के करीब कंट्रीज ने जो है बायोडाइवर्सिटी की कंजर्वेशन मतलब उनको बचाना और उनके सस्टेनेबल यूज। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय सस्टेनेबल? सस्टेनेबल का मतलब होता है जो चीज बनी रहती है। जैसे हम प्लांट्स से मान लो हम प्लांट्स को काट रहे हैं तो हम इस स्पीड पे काट रहे हैं कि वो हमें मिलते रहेंगे। ऐसे नहीं होगा कि प्लांट्स खत्म हो जाएं। जितने प्लांट्स काट रहे हैं उतने एक ग्रो भी हो रहे हैं नेचर में, तो वो उतने हमारे लिए हमेशा रहेंगे। तो सस्टेनेबल कहेंगे हम उसे, क्योंकि वो चीज हमें हमेशा अवेलेबल रहेगी। सो इसके ऊपर बहुत सारे कंट्रीज ने, अराउंड 170 कंट्रीज ने साइन किया था कि वो कंजर्वेशन करेंगे, बचाएंगे बायोडाइवर्सिटी को ताकि उसका सस्टेनेबल यूज हो सके। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द वैल्यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इसके ऊपर हमें एक अलग क्वेश्चन आता है दैट व्हाट आर द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी हमारे लिए एक बहुत वैल्यूएबल एसेट है। एसेट मतलब बहुत हमारे लिए एक लग्जरी है, एक बहुत अच्छी चीज है बायोडाइवर्सिटी हमारे लिए। और जो है बायोडाइवर्सिटी की कई तरह की वैल्यूज हैं, लाइक इकोलॉजिकल, जेनेटिक, इकोनॉमिकल, साइंटिफिक, सोशल, कल्चरल, रिक्रिएशनल एंड एस्थेटिक। ये सारी वैल्यूज हम एक एक करके डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज इकोलॉजिकल वैल्यू, व्हाट इज जेनेटिक वैल्यू, साइंटिफिक, इकोनॉमिक, ये सब वैल्यूज हम डिस्कस करेंगे। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल टॉक अबाउट इकोलॉजिकल वैल्यू। इकोलॉजी से बना है ये कंसेप्ट। इकोलॉजी में पता है इकोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस जो इन्वायरमेंट और ऑर्गेनिजम्स के रिलेशनशिप को डील करती है। सो बायोडाइवर्सिटी हमें पता है कि प्लांट्स और एनिमल्स और माइक्रोब्स, उनकी कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस है हमारे इन्वायरमेंट में। दे आर गिविंग समथिंग टू अस जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन हो गया, प्लांट्स ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को कम कर रहे हैं। और इसी तरह प्लांट और एनिमल और माइक्रोब्स वगैरह सब मिलके वाटर साइकिल मेंटेन कर रहे हैं। ये आपने साइकिल्स पढ़े होंगे पिछली क्लासेस में। और ऐसी सॉइल की प्रोटेक्शन हो रही है, प्लांट्स की रूट सॉइल को बाइंड करके रखती हैं जिनसे कि वो जो सॉइल है वो प्रोटेक्टेड रहती है, सॉइल इरोजन नहीं होता। तो ये अलग अलग तरह की इकोलॉजिकल वैल्यूज हैं। और कई बार हमें देखने को मिलता है कि एक स्पीशीज का सर्वाइवल या जिंदा रहना
दूसरी स्पीशीज पर भी डिपेंडेंट होता है किसी ना किसी तरीके से। और अगर एक स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो जाती है या खत्म हो जाती है तो सारा सिस्टम चेंज हो जाता है। इसी में हम एक एग्जांपल करने वाले हैं। दिस इज द एग्जांपल ऑफ डोडो बर्ड एंड कैलवेरिस मेजर। ये एक ट्री है और ये डोडो बर्ड, ये एक्सटिंक्ट हो चुका है। इन दोनों के बीच में कनेक्शन की हम लोग बात करेंगे। नाउ अब जो हम देखते हैं कि जो हम फ्रूट्स खाते हैं उनके सीड्स हैं जो, वो भी मतलब हम बहुत सारे फ्रूट्स ऐसे खाते हैं जिनके सीड्स होते हैं, और वो सीड्स हम जब सो करते हैं तो उससे नया प्लांट डेवलप हो जाता है। और लेकिन एक सीड को जरूरत होती है वहां पहुंचने की जहां पर कंडीशंस अच्छी हैं उसकी ग्रोथ की। इसे हम कहते हैं डिस्पर्सल। मतलब सीड अब अपने आप जा नहीं सकता कहीं पे, तो एनिमल्स ही उसको एक जगह से दूसरी जगह फैलाते हैं। दिस इज कॉल्ड एज डिस्पर्सल ऑफ दी सीड्स। अब जब एनिमल्स फ्रूट को खाते हैं तो कई बार सीड भी खा लेते हैं एनिमल्स, और वो एनिमल जहां जाता है तो जब उसका बॉडी वेस्ट गिरता है सॉइल पे तो वहां पर वो सीड पहुंच जाता है, और कई बार सीड्स वहां पर प्लांट हो जाते हैं। ठीक है। सो देयर आर सर्टन फ्लैशी फ्रूट्स जैसे स्ट्रॉबेरीज हैं, चेरीज हैं, ये एनिमल के डाइजेस्टिव सिस्टम से पास होके फिर सॉफ्ट होते हैं और उस हिसाब से ये डेवलप हुए हैं सीड, अदरवाइज दे आर वेरी हार्ड। और मतलब एक्चुअली उनको क्या फायदा होता है एनिमल के डाइजेस्टिव सिस्टम से जाके, कि उनकी जो सीड कोट होती है, सीड कोट मीन सीड की कवरिंग, वो एनिमल्स की बॉडी के अंदर जो इंजाइम्स होते हैं वो उसे नरम कर देते हैं, जिससे सीड ग्रो हो जाता है बाद में। हम स्ट्रॉबेरी सीड्स को खा लेते हैं क्योंकि वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, हमें पता भी नहीं लगता, बट हम चेरी के जो है सीड्स वो नहीं कंज्यूम करते हैं। नाउ इसमें एक एग्जांपल हम लोग पढ़ेंगे। देयर इज अ ट्री कॉल्ड एज कैलवेरिस मेजर। कैलवेरिस मेजर एक ट्री है जो कि मॉरिशियस के आइलैंड पे पाया जाता है, इंडियन ओशन में मॉरिशियस के एक आइलैंड पे मिलता है, और ये खत्म हो रहा है क्योंकि इसके सीड्स जो है दे आर अडेप्टेड टू पास थ्रू स्टमक ऑफ डोडो बर्ड। दिस इज द डोडो बर्ड। ये अब एक्सटिंक्ट हो चुका है बर्ड, तो इसके स्टमक में से ये सीड्स होके जाते थे और इसका जो बॉडी वेस्ट होता था उसमें वो सीड कोट नरम होके निकलती थी, और फिर वो सीड्स जो हैं दोबारा जर्मिनेट करते थे और उससे ये प्लांट ग्रो करता था, कैलवेरिस मेजर। नाउ ये जो डोडो है बड़ा सा, ये पिजन की तरह का बर्ड था, ये अब एक्सटिंक्ट हो चुका है। सो दूसरा कोई बर्ड इस ट्री के सीड्स को डिस्पर्स नहीं कर सकता, उसके डाइजेस्टिव सिस्टम से होके इसके सीड्स नरम नहीं होते हैं और वो सॉफ्ट नहीं होते हैं और ग्रो नहीं करते हैं। सो दिस ट्री इज ऑल्सो अंडर डेंजर। तो इस तरह से हमने सीखा कि जो एक ऑर्गेनिज्म है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। सो दिस वाज अबाउट द इकोलॉजिकल वैल्यू। नाउ सेकेंड वैल्यू इज जेनेटिक वैल्यू। जेनेटिक वैल्यू का मतलब रिलेटेड टू जीन्स। जीन्स क्या होते हैं? जीन्स जो है वो ऑर्गेनिजम्स में दैट इज मेड अप ऑफ डीएनए, जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होते हैं, और एक ऑर्गेनिज्म के जो फीचर हैं, कैरेक्टर्स हैं, वो दूसरे में ट्रांसमिट करते हैं। उन फीचर्स में अगर हम प्लांट्स और एनिमल्स की बात करें तो उनकी कितनी अच्छी वैरायटी है, वो कितनी अच्छी प्रोडक्शन दे रहे हैं, ये सब फार्मर्स के लिए यूजफुल फीचर होते हैं। सो फार्मर्स दे ट्राई कि अच्छी से अच्छी वैरायटीज डेवलप की जा सके क्रॉप्स और एनिमल्स की थ्रू आर्टिफिशियल सिलेक्शन। आर्टिफिशियल सिलेक्शन का मतलब होता है कि प्लांट्स और एनिमल्स जो हमारे लिए ज्यादा फायदेमंद है, हमने उनको सिलेक्ट कर लिया, हमने उनकी ब्रीडिंग करवाई और उससे एक नया प्लांट डेवलप किया जो कि हमारे लिए ज्यादा यूजफुल है। आजकल हम यूजफुल जीन्स देख लेते हैं कि वाइल्ड वैरायटीज, यानी कि जो हम कल्टीवेट नहीं करते हैं, जंगल में ग्रो करती हैं, उनके कौन से यूजफुल जीन हैं, उन्हें हम डोमेस्टिक वैरायटीज में जिन्हें हम ग्रो करते हैं उनके अंदर इंट्रोड्यूस कर लेते हैं, ताकि ये वाली जो वैरायटी है ये और अच्छी बन जाए। तो इस तरह का जीन एक्सचेंज कब होगा? जब हमारे पास डाइवर्सिटी होगी, हमारे पास वैरायटीज होंगी और हम अच्छी यील्ड और डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटीज बना पाएंगे। मोस्टली जो प्लांट्स फॉरेस्ट में होते हैं वो डिजीज रेजिस्टेंट होते हैं, लेकिन जो कल्टीवेटेड वैरायटीज होती हैं उनकी यील्ड अच्छी होती है। तो अगर हम इन दोनों ट्रेड्स को मिक्स कर दें तो हम बहुत अच्छी वैरायटी डेवलप कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक एग्जांपल दी है
राइस की, कि जो एशिया में राइस ग्रो किया जाता है वो 4 डिजीजेस से प्रोटेक्टेड है, जो कि उनके जीन्स कहाँ से मिले हमें, फ्रॉम वाइल्ड राइस स्पीशीज और राइजा निवेरा। इसके अंदर से वो जीन्स एक्सट्रैक्ट करके कल्टीवेटेड वैरायटी में डाला ताकि उसको 4 कोई खास तरह की बीमारियां ना हो। सो बायोडाइवर्सिटी के पास जीन बैंक है, बैंक में हम लोग मनी डिपॉजिट करते हैं, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इतनी सारी वैरायटी है तो उनके पास बहुत सारे जीन्स हैं, जिनमें से यूजफुल जीन हम जब मर्जी निकाल के अपने लिए बेटर प्लांट या एनिमल की वैरायटी डेवलप कर सकते हैं। सो दिस वाज अबाउट द जेनेटिक वैल्यू। The next is economic value. Economic is related to money, profit, benefit, हमें benefit हो रहा है। So biodiversity जो है वो हमारी इकोनॉमी भी बना रही है, हमें कुछ ना कुछ बेनिफिट दे रही है। अब जो फॉरेस्ट में रहते हैं, फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं, वो अपनी डेली नीड्स को पूरा करते हैं, जैसे फूड है, क्लोथिंग है, बिल्डिंग मटेरियल है, मेडिसिन, फ्रूट्स वगैरह, वो सब कुछ उन्हें फॉरेस्ट से मिलता है। ऐसे फिशरमैन हैं, वो फिशेज और एक्वेटिक एनिमल्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। तो एक सिंगल ट्री भी हमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स देता है जो हमारे लिए इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट होते हैं। वहां पर बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं ट्री पे, और ट्री का रोल भी है कंजर्विंग इन द सॉइल एंड वाटर। सो ये सब क्या है, एक ऑर्गेनिज्म के लिए की इम्पोर्टेंस है हमारे लिए। और इकोनॉमिकली कैसे इंपॉर्टेंट है कि हमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं इससे, जिससे कि हमारी इनकम होती है। अब यहाँ पर इंडियन साइंस कांग्रेस हुई वाराणसी में, उन्होंने एक एस्टीमेट सा दिया है कि एक 15 साल पुराना ट्री जो है वो हमारे लिए कितना वैल्यूएबल हो सकता है। सो वी कैन सी के वैसे हम इन चीजों की वैल्यू नहीं रख सकते हैं, बट इट इज गिवन की अराउंड ऑक्सीजन, एयर पोल्यूशन, फर्टिलिटी, रिसाइकलिंग, शेल्टर टू बर्ड्स एंड एनिमल्स और ऐसी प्रोटीन्स वगैरह, इसके लिए एस्टीमेट जो है एक ट्री हमारे को इतना अमाउंट का बेनिफिट दे रहा है। सो दिस इज जस्ट एन एस्टीमेट। देन आर द साइंटिफिक वैल्यू। नाउ साइंटिफिक वैल्यू मीन्स वैल्यू जो साइंटिस्ट के लिए है, जैसे कि बायोटेक्नोलॉजिस्ट है। बायोटेक्नोलॉजी एक ब्रांच होती है साइंस की, जिसमें हम जो है नए तरह के प्लांट्स और एनिमल्स या माइक्रोब्स डेवलप करते हैं जो हमारे लिए किसी न किसी तरह से यूजफुल होते हैं। यहाँ पर हम डीएनए को निकाल के, जो यूजफुल जीन होता है उसको निकाल के हम नए ऑर्गेनिज्म में डाल सकते हैं, एंड दैट जीन कैन बी फ्रॉम एनी अदर प्लांट और एनिमल। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दी है बीटी कॉटन। बीटी कॉटन एक वेराइटी डेवलप की हुई है फार्मर्स साइंटिस्ट ने, दैट इज अ वेराइटी ऑफ कॉटन। इसकी यील्ड बहुत अच्छी है और इसे अटैक नहीं होता इंसेक्ट्स का। क्यों नहीं होता? क्योंकि इसमें बीटी जो है एक बैक्टीरिया के नाम से आया है ये टर्म, बैसिलस तुनिंजिएंसिस एक बैक्टीरिया है, उसका जीन इस कॉटन प्लांट में डाला हुआ है। वो जीन क्या करता है, एक टॉक्सिन बनाता है इंसेक्ट के लिए। जब इंसेक्ट इस प्लांट को कंज्यूम करते हैं तो वो खत्म हो जाते हैं। तो ये हमें इस प्लांट को इंसेक्टिसाइड डालने की जरूरत नहीं है। ये एक इम्प्रूव्ड वैरायटी है जिसकी वजह से मालवा रीजन जो है पंजाब का, वहां पे फार्मर्स को बहुत बेनिफिट इसकी वजह से हुआ है। इसी तरह से जो साइंटिस्ट हैं वो अलग अलग रिसर्चेस मेडिसिन के फील्ड में भी करते रहते हैं, जिससे हमें प्लांट और एनिमल्स से मिलने वाली ड्रग्स के बारे में भी पता लगता है। सो देयर आर लार्ज नंबर ऑफ साइंटिफिक वैल्यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी। देन इज रिगार्डिंग द मेडिसिनल वैल्यू। अब हमें कई मेडिसिनल ड्रग्स भी मिलती है, वैल्यूएबल ड्रग्स भी मिलती हैं, मेडिसिन भी मिलती हैं प्लांट से। जैसे यहाँ पर आपको एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि क्यूनीन हमें कहाँ से मिलती है, दैट इज फ्रॉम दी येलो सिंकोना प्लांट। ये इसकी बार्क जो छाल होती है पेड़ की उससे मिलती है और इसका यूज होता है मलेरिया के ट्रीटमेंट में। ऐसे ही पेनिसिलिन है, पेनिसिलिन जो है वो सबसे पुराना एंटीबायोटिक है और ये हमें फंगस पेनिसिलियम से मिलता है। देन ऐसे ही डिजिटॉक्सिन है। डिजिटॉक्सिन जो है वो फॉक्सग्लोव प्लांट से मिलता है जो हार्ट डिजीजेस के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। ऐसे तुलसी, तुलसी का तो हमें बहुत पुराने टाइम से हम अपने घरों में यूज करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ फीवर, सोर थ्रोट, गला पक जाता है, फीवर हो जाता है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए इसको यूज किया जाता है। सो अराउंड 25% ड्रग्स जो हैं वो प्लांट्स की 120 के अराउंड स्पीशीज से हमें मिलती हैं।
सो इतना ज्यादा बायोडाइवर्सिटी हमारे लिए यूजफुल है कि हमें बहुत सारे कमर्शियल प्रोडक्ट्स भी इससे मिलते हैं, जैसे हनी, वूल, रबर, टर्पेंटाइन ऑयल, सैंडलवुड, डाइज, वैक्सीज, ये अलग अलग तरह के फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स हैं जो हमें इनसे मिलते हैं। नाउ रिगार्डिंग द इंडिजिनस सिस्टम ऑफ मेडिसिन, अब यहाँ पर एक एग्जांपल दी है कि जो आयुर्वेदिक सिस्टम है मेडिसिन का, वो ये मानते हैं कि अर्थ पे कोई ऐसा प्लांट नहीं है जो मेडिसिन नहीं है। सो यहाँ पर ये स्टोरी है, ब्रह्मा जी ने से जीवक मतलब जो संत थे जीवा, उन्होंने उनको बोला कि ऐसा ट्री या हर्ब फाइंड आउट करके आओ जिसकी कोई मेडिसिन प्रॉपर्टी नहीं है। तो वो घूमते रहे 11 सालों से ऐसा प्लांट ढूंढने के लिए जिसकी कोई मेडिसिनल प्रॉपर्टी ना हो, और वापस आके उन्होंने यही बोला कि ऐसा कोई भी प्लांट नहीं है जिसकी मेडिसिनल वैल्यू नहीं है। तो ब्रह्मा जी ने उनको एक बहुत बड़ा फिजिशियन, एक बहुत बड़ा वैद्य माना कि हाँ ये सब नॉलेज रखते हैं इस चीज की। सो दिस इज एन इंडिकेटिव कि जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है। देन नेक्स्ट इज सोशल वैल्यूज। बायोडाइवर्सिटी जो है वो हमारे सोशल इंपॉर्टेंस भी है उसकी। कुछ सोसाइटीज को हम इकोसिस्टम पीपल कहते हैं क्योंकि वो उनकी जो गुजारा होता है, लाइवलीहुड है, दैट इज डिपेंडेंट ऑन दी बायोडाइवर्सिटी। वो कई क्रॉप्स को उगाते हैं ट्रेडिशनल वे से, और एज एन इंश्योरेंस अगेंस्ट कि एक क्रॉप अगर खराब होगी तो, मतलब वो पर्टिकुलर सोसाइटी एक खास तरीके का काम कर रही है, दे आर ग्रोइंग पर्टिकुलर काइंड ऑफ क्रॉप और उसी पे डिपेंडेंट है। देन नेक्स्ट इज कल्चरल वैल्यू। कल्चर मतलब हमारा सभ्याचार। अब हमारे जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, वो हमारे लिए कल्चरल इंपॉर्टेंस भी रखते हैं। जैसे हम तुलसी की पूजा करते हैं हमारे कंट्री में, पीपल है, ये इन्हें हम पवित्र मानते हैं, दे कंसिडर्ड सैक्रेड, और लोग इनकी पूजा करते हैं। कई बर्ड्स हैं, स्नेक्स हैं, उनकी भी पूजा होती है। जैसे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में नाग पंचमी मनाई जाती है जिसमें स्नेक की पूजा की जाती है। और जो ट्राइबल लोग हैं जो जंगलों में रहते हैं, वो उनके पास सैक्रेड ग्रोव्स हैं, मतलब वो ऐसे एरियाज हैं जंगल में जिनको वो पवित्र मानते हैं, वहां पर वो प्लांट्स एनिमल्स को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। इन एरियाज को हम लोग सैक्रेड ग्रोव्स कहते हैं। तो इसका मीनिंग भी हमने करना है, व्हाट आर सैक्रेड ग्रोव्स, कि फॉरेस्ट में कुछ एक ऐसा एरिया है जिसे लोग सैक्रेड मानते हैं, पवित्र मानते हैं। सैक्रेड का मतलब होता है पवित्र, जिसको बिल्कुल प्योर माना जाता है। देन लास्ट ऑफ ऑल इज एस्थेटिक एंड रिक्रिएशनल वैल्यू। एस्थेटिक का मतलब होता है जो हमें सुंदर लगती है, अच्छी लगती है। बायोडाइवर्सिटी जो है वो हमारे लिए ब्यूटी, वंडर, जॉय, मतलब हमें देखने में सुंदर लग रही है, हमें हैरानी होती है देख के, खुशी होती है, और रिक्रिएशन होती है, अम्यूजमेंट होती है हमारी। जो नेचर को, जिन्हें नेचर अच्छी लगती है वो उसे देख के खुश होते हैं। हम जैसे क्या क्या चीजें हमें नेचर में अच्छी लगती हैं, जैसे पतझड़ आता है, कभी बसंत आती है तो मौसम चेंज हो जाता है, फूलों की खुशबू हमें कितनी अच्छी लगती है, अरोमा मीन्स खुशबू, जो उसकी स्मेल होती है। ऐसे ही मोर को जब हम डांस करते हुए देखते हैं, इट लुक्स सो ब्यूटीफुल। तो मतलब ये सारी चीजें हम पैसे से खरीद नहीं सकते हैं। सो दिस इज ऑल एन इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो इसी की वजह से टूरिज्म भी बहुत बड़ी अट्रैक्शन है। टूरिज्म जो है उसमें हम छुट्टियां मनाते हैं, रिलैक्स करते हैं, नेचुरल साइट्स पे जाते हैं, हिस्टोरिकल साइट पे जाते हैं जहां पर कोई बिल्डिंग्स होती हैं, या कोई मंदिर वगैरह में जाते हैं। तो सब जगह पर कहीं ना कहीं बायोडाइवर्सिटी का रोल आता है। हम वहां पर उसे अच्छा सा, वहां पे प्लांट्स लगे होते हैं और ये सब देखकर हमारा माइंड एकदम फ्रेश हो जाता है, हमें अच्छा लगता है। तो ये इसकी एस्थेटिक और रिक्रिएशनल वैल्यू है बायोडाइवर्सिटी की। सो दिस वाज अबाउट द वैल्यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अगले पार्ट में हम लोग लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी पढ़ेंगे। थैंक यू।